की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज का कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन ये कितना जरूरी विषय है, इसको आप सभी रायगढ़ के प्रबुद्ध जनों को बताने की, सब जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब महसूस करते हैं, हम सब महसूस करते हैं कि भारत देश में अनेकानेक बार चुनाव होने से विकास की गति बाधित होती है। बार बार शासन प्रशासन का माइंडसेट डाइवर्ट होता है। और मैं तो प्रशासन में 13 साल रहा हूँ, मैंने देखा है कि चुनाव का जैसे ही सीजन आता है तो अधिकारी कर्मचारी कोई काम हो या ना हो बोल देते अभी इलेक्शन है, बाद में आना। मैं खुद वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहा था। अभी हमारी सरकार गठन के 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव आया और फाइलें आने पूरी तरह से बंद हो गई। और मैंने ये भी महसूस किया कि प्रशासनिक तंत्र को, प्रशासनिक लोगों को आचार संहिता के दौरान भी जो काम कर लेने चाहिए थे वो भी वहीं के वहीं छोड़ दिए जो आचार संहिता में किए जा सकते थे। भाई ठीक है, नया टेंडर फ्लोट नहीं किया जा सकता, नया रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन नया रोड हो, नया इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, नया ऑक्सीजोन हो, नया नालंदा परिसर हो, उसका डीपीआर बनाने में, एस्टीमेट बनाने में, प्लानिंग करने में, टीएस करने में कहीं कोई उसमें कोई कंपल्सन नहीं था, कोई लीगल प्रोविजन नहीं था। उसके बावजूद भी सारे काम ठप से हो जाते हैं। और हर साल 6 महीना बाद कोई ना कोई चुनाव आ जाता है। जैसे पहले होता था कि नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होता है, फिर अप्रैल मई में नेक्स्ट ईयर के लोकसभा चुनाव आ जाता है। उसके 6 महीना बाद दिसंबर में नगरीय निकायों के चुनाव आ जाते थे। फिर उसके 4-6 महीना बाद पंचायत चुनाव आ जाते थे। तो उस तरह से पूरे प्रदेश में 1.5 साल 2 साल तक की जर्नी पूरी तरह से ठप हो जाती है। और उसी चुनाव को संपन्न करने के लिए अनेक बार हमारे फोर्स को मोबिलाइज करना पड़ता है, अनेक बार सरकारी कर्मचारियों को वहाँ पर भेजना पड़ता है। तो सरकारी कर्मचारी बार बार उसी काम को, अलग अलग बार इलेक्शन होता है तो उसी काम को रिपीट करने के लिए जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। और बहुत सारे सरकार के खर्चे भी उसके कारण से होते हैं कि भाई उतने बार पूरे फोर्स को मोबिलाइज करना, पूरे कर्मचारियों को मोबिलाइज करना, पूरे सब लोगों को मोबिलाइज करना, डीजल पेट्रोल बार बार जलना, उससे बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान सरकारी खजाने का भी होता है। जो काम अस्पताल बनाने में, सड़क बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में, नालंदा परिसर बनाने में व्यय होना चाहिए, वो इस औपचारिक प्रक्रिया में व्यय हो जाता है। तो ये कितना गंभीर विषय है। आप सभी रायगढ़ के प्रबुद्ध जन हैं, सुधीजन हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे नेतृत्व हैं, इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे नेतृत्व हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम जरूरी हैं वो काम करने के लिए सबसे आगे प्लान करके तैयार रहते हैं, एक विजन के साथ तैयार रहते हैं। उसका राजनीतिक नफा नुकसान भले ही पार्टी को हो, उस राजनीतिक नुकसान को सहन करके भी देश के लिए वो समर्पित होकर काम करते हैं। इस बात में आज की तारीख में किसी को कोई संदेह नहीं। कच्छ में, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, कच्छ में एक रेगिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि धरती का 7 राउंड तार लग जाएगा, इतना तार उसमें लग रहा है। 34,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा। हम पूरे रायगढ़, जांजगीर, कोरबा सब मिला लें तो नहीं होगा। एक सिंगल प्रोजेक्ट से 34,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा और उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो क्यों कर रहे हैं इस बात को? क्योंकि एक विकासशील देश को, विकसित राष्ट्र अगर हमको बनाना है तो हमको ऊर्जा जरूरतों के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊपर उठकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। डीजल पेट्रोल के कारण कितने सारे विदेशी मुद्रा के भंडार
हमारे देश को खर्च करने पड़ जाते हैं। विदेशों को ये बहुमूल्य फॉरेन करेंसी हमको देना पड़ जाता है। अगर उसी ऊर्जा निर्भरता को हमारे देश के अंदर उत्पादित होने वाले सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए हम करेंगे, तो वे फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज का पैसा है, जो फॉरेन करेंसी है, उसको सीधा बढ़ सकता है और देश की इकॉनमी पे सीधा उसका असर पड़ेगा। इसलिए मोदी जी कच्छ के रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर में जाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आप भी या कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल एंगल से अगर सोचे कि इससे कितने वोट का फायदा होगा, कच्छ के रेगिस्तान में तो कोई रहता भी नहीं है और वहाँ पे 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो 150 वोट का भी शायद फायदा नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ही वो नेतृत्व है जो इस बात की ताकत रखता है कि जिस चीज में 150 वोट का भी राजनीतिक लाभ ना हो, उसके लिए भी देश के बेहतर भविष्य के लिए, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत आसान है, कोई योजना ले आते चुनाव के साल में और 1.5 लाख करोड़ रुपया को बांट देते, ये स्कीम वो स्कीम फलाना ढिमाका बोल के। तो मोदी जी वो नेतृत्व है जो देश के विकास के लिए जो चीजें जरूरी है उसको करते हैं। हर एक चीज जो देश के विकास की उन्होंने करने का संकल्प लिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया इन 10 वर्षों में। और आज का दिन बहुत विशेष है भारत के आर्थिक विकास की यात्रा की दृष्टि से, कि आज हम लोग डिक्लेयर हो गया कि दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी का साइज $4 ट्रिलियन की वैल्यू को पार कर गया। मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश का बागडोर संभाली थी, और 2004 में जब देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चली और ये 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 10वें ही नंबर पर रही, एक भी पायदान का हम जंप नहीं लगा पाए। ये हमारे आर्थिक विकास के इतिहास का तथ्य है। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो इन 10 सालों में 2014 से 2024 की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर हम 10 सालों में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और इस प्रक्रिया में जो इंग्लैंड हमें गुलाम बनाकर रखा था, उसको भी हमने क्रॉस करने का, उससे आगे बढ़ने का काम है। मोदी जी ने पिछले चुनाव से पहले कहा था कि मैं तीसरे अपने टर्म में भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना दूंगा, और उनके तीसरे कार्यकाल के पहले ही साल $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साइज को पार करते हुए हमने दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए आज ये अर्जित किया है, मुकाम अर्जित किया है। और आगामी 1-1.5 साल के भीतर हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए बनने जा रहे हैं। ये भारत के आर्थिक इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब मोदी जी इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि एक विकासशील भारत को कैसे विकसित भारत बनाना है, इस विजन के साथ जब वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में हमारे छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने वित्त मंत्री के रूप में मैंने जब पहला बजट प्रस्तुत किया, तो उसी समय हमने ऐलान किया, हमारी सरकार ने ऐलान किया कि 2047 तक जैसे विकासशील भारत को विकसित भारत में परिवर्तित किया जाएगा, उसी तरह से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने पूरा काम किया, और हमने करके दिखाया कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ अंजोर @2047 विजन डॉक्यूमेंट हमारा तैयार है। और आने वाले 20-25 सालों में 2047 तक छत्तीसगढ़ विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इस सुशासन की आहट को, इस विकास की आहट को 1.5 साल के अल्प समयावधि में आपने रायगढ़ में भी बखूबी महसूस किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
मैं बोलता हूँ कि भाई अभी मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट में मुझे काम करना है, वित्त डिपार्टमेंट संभालना है, कि रिफॉर्म्स लाने हैं, पंजीयन में रजिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं या प्लानिंग करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। और आप लोगों ने 65,000 से जिता के मेरे को वहाँ पर वित्त मंत्री बनाया है, तो थोड़ा आपको मैं समय कम दे पाता हूँ, इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र और राजनीति का असली पैमाना है कि आपके जिंदगी में कितना बदलाव हम ला पाते हैं, ये लोकतंत्र का और ये राजनीति का असली पैमाना है। मैं बार बार आपके पास दिखते रहूं और दीदियों के घर में जाकर कभी बड़ा खाऊं, कभी चाट खाऊं, कभी आपके यहाँ का डोसा खाऊं, उससे हमारे रायगढ़ का भला नहीं होगा। हमारे रायगढ़ का भला होगा, रायगढ़ के लिए जो जरूरी प्रोजेक्ट हैं, जो जरूरी काम हैं, उनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हमारे रायगढ़ वासियों के जीवन में बदलाव होगा। इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ हमारे सभी वरिष्ठों से हम सलाह लेकर सब लोगों के मार्गदर्शन में लगातार रायगढ़ में उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि एक साथ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 72 सड़कों का काम चल रहा था। इतना सारा काम रायगढ़ में संपन्न हुआ, हमारी सरकार ने इतने तेजी से काम को आगे बढ़ाने का काम। अभी नालंदा परिसर का काम हमारे रायगढ़ में तेजी से केलो नदी के सामने चल रहा है। लगभग पूरे, जब मैं रायपुर का कलेक्टर था तब नालंदा परिसर का निर्माण हम लोगों ने किया था और वहाँ पे 3000 मेंबर हैं और 3000 लोग अभी वेटिंग में हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं दूसरे दिन ही लेकर गया नालंदा परिसर में और मुख्यमंत्री जी हमारे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि ओपी जी इसको और जिलों में हमको लेके जाना है। तो मैं वही चाहता था, उनके मुंह से भी यही सुनना चाहता था और हम दोनों ने लगातार उस दिशा में प्लानिंग की और आज पहले ही बजट में हमने 22 नालंदा परिसर की योजना बनाई। प्रदेश के दूसरे जिलों में जो नालंदा परिसर बन रहे हैं उनका मॉडल 12 करोड़ का, 10 करोड़ का है, 8 करोड़ का भी एक मॉडल है। रायगढ़ में जो नालंदा परिसर बन रहा है लगभग 35 करोड़ का नालंदा परिसर बन रहा है। रायगढ़ में जो नालंदा परिसर बन रहा है वो एनटीपीसी और अन्य कंपनियों के पूरे सीएसआर की राशि से बन रहा है, पूरे सीएसआर की राशि से बन रहा है। पुसौर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम आगे बढ़ रहा है वो पूरा एनटीपीसी के सीएसआर अमाउंट से आगे बढ़ रहा है। अगर नेता की नीयत ठीक हो, अगर क्षेत्र का नेतृत्व सही हो तो 35 करोड़ का नालंदा परिसर भी बिना सरकारी बजट से 1 रुपये खर्च किए कराया जा सकता है। इस बात का उदाहरण बनेगा नालंदा परिसर। आज हमारे इतवारी बाजार में इतना अच्छा ऑक्सीजोन का निर्माण हो रहा है, 2-4 महीने के अंदर बन के कंप्लीट हो जाएगा। पटेल पाली मंडी में आदर्श सब्जी मंडी का निर्माण हो रहा है। गया घाट पे 8 करोड़ 22 लाख रुपए का पुल स्वीकृत हो चुका है। हमारे जो मरीन ड्राइव है, मिनी माता चौक से कलेक्ट्रेट रोड आते हैं वहाँ से लेकर गया घाट तक, उसके लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है। जो ऑक्सीजोन, किसान राइस मिल को ऑक्सीजोन में कन्वर्ट करने के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। 7 मार्गों के 4 लेनिंग का काम आगे बढ़ चुका है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस दिन नालंदा का भूमि पूजन करने आए थे उस दिन उन्होंने रायगढ़ के रिंग रोड को भी बनाने का ऐलान किया है और ये भव्य रिंग रोड रायगढ़ का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोग डेली उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो उमेश अग्रवाल जी मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, तो मैं बोला इस कार्यकाल में गिनते रहो, अभी 2 ऑक्सीजोन गिने हो, 10 ऑक्सीजोन बनवा देंगे हम लोग रायगढ़ में, एक करते करते। अब 5 बन जाए तो नाराज मत होइएगा। आजकल तो ऐसी हो गया है, 10 बोले थे भैया 5 ही हुआ, पिछले 10 साल में एक भी नहीं हुआ हो और अभी बोलो 5 ही हुआ, ऐसे हो गया है। मैं अगर वित्त मंत्री हूँ, मैं एक बार बोल दूँ कि ये प्रोजेक्ट कर दो, उससे कभी प्रोजेक्ट नहीं होगा। मेरे को दिन रात उसके लिए खपना पड़ता है। मैं कितना मेहनत करता हूँ उसके लिए वो मैं जानता हूँ और मेरे करीब जो 24 घंटे रहते हैं वो लोग जानते हैं कि कितना मेहनत दिन में, रात में, सुबह में, गाड़ी में चलते हुए, फ्लाइट में बैठते हुए फोन कर करके जो फॉलोअप होता है उसके कारण से संभव हो पाता है। कोई वित्त मंत्री होने से, कोई कैबिनेट मंत्री से होने से कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, उसके पीछे बहुत अगाध मेहनत होती है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके अगल बगल, आपके घर के आसपास कितना दिखूं ना दिखूं वो एक अलग विषय हो सकता है,
लेकिन रायगढ़ का विकास मेरी सांसों में बसा हुआ है और मेरी एक एक सांस रायगढ़ के विकास के लिए समर्पित होकर इन 5 सालों में काम कर रही है और 5 साल तक ये काम करेगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं विकास के काम इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अगले चुनाव में आप लोग वोट दोगे करके। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं है। राजनीति में जब मैं आया, 24 साल के IAS की नौकरी को छोड़ करके आया, तो मैं ये सोच कर आया था कि राजनीति लोगों के जीवन में बदलाव लाने का एक बड़ा माध्यम है। ये सोच करके मैं राजनीति में आया था और आप लोगों के आशीर्वाद से, 65,000 के ऐतिहासिक आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे वो मौका दिया, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने वो मौका दिया कि हमारी आज सरकार बनी है, मैं वित्त मंत्री के दायित्व पे हूँ और ये मौका आप लोगों ने मेरे को दिया है। तो मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ कि अगले चुनाव में हमको वोट मिलेगा कि बीजेपी को वोट मिलेगा, ये अलग विषय है। लोकतंत्र में आपका अधिकार है, किसको वोट देना है नहीं देना है, आपके भविष्य के लिए कौन लीडर ठीक रहेगा, कौन पार्टी ठीक रहेगा, कौन मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को ज़्यादा अच्छे आगे बढ़ा सकते हैं, ये डिसीजन लेना आपका काम है। और मैं कोई ये जो विकास कर रहा हूँ उसके बदले मैं नहीं बोलता कि इसके बदले भाजपा को वोट दीजिएगा इसलिए विकास कर रहा हूँ। मैं तो इतना ही कहता हूं कि मैं जो सोच के राजनीति में आया था कि राजनीति के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, उस सोच को पूरा करने के लिए इन 5 सालों में मैं रायगढ़ के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाकर दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का पैमाना ये नहीं है कि मैं कितने बार चुनाव जीतता हूं। मैं इसे राजनीतिक जीवन की सफलता नहीं मानता कि मैं 4 बार चुनाव जीत गया, कि 6 बार चुनाव जीत गया, कि 5 बार चुनाव जीत गया। मेरे लिए मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का एक ही पैमाना है कि मैं, आप लोगों ने मौका दिया तो आप लोगों के जीवन में मैं इन 5 सालों में कितना बदलाव लाता हूँ, यही मेरे लिए राजनीतिक जीवन की सफलता है। राजनीति में मैं आया था तो कोई ये सोच के नहीं आया था कि मैं मतलब इसके माध्यम से ये करूँगा, मैं कोई अपनी ज़रूरतों के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं राजनीति में आया था, यही सोच कर आया था कि आपके जीवन में, लोगों के जीवन में मैं बदलाव ला सकता हूँ और मेरे लिए राजनीतिक जीवन की सफलता का मायना यही है कि इन 5 सालों में मैं कितना परिवर्तन ला पाता हूँ और इन 5 सालों में परिवर्तन को आप बखूबी महसूस करेंगे। 1.5 साल में भी आपने काफ़ी परिवर्तन महसूस किए होंगे और आने वाले समय में और भी बड़े परिवर्तन महसूस करेंगे। उसके लिए समर्पित होकर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी। तो जो विकास का विजन का, एक डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के नरेंद्र मोदी जी का, हमारे इन सारे विजन की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम है वन नेशन वन इलेक्शन। हम जब बार बार चुनाव में जाते हैं, कभी बिहार में चुनाव, कभी यूपी में चुनाव, कभी छत्तीसगढ़ में चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी नगरीय निकाय के चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, इससे देश के विकास की प्रक्रिया बाधित होती है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता किए बिना इस एजेंडा को देश में हर बुद्धिजीवी तक सबसे पहले पहुंचाना चाहते हैं कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन भी एक जरूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये वीणा हम सबको दिया है और आप सबके सामने बात करने के लिए इसे आगे बढ़ाया। आज मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी भी इसे एक राष्ट्रीय एजेंडा, एक नेशनल एजेंडा मान करके इसका समर्थन करें और देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश को विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया अधिक मजबूत होगी। इसीलिए हम आप सबसे समर्थन की अपील मांगने के लिए कि विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना है, हमारे भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना है, सांस्कृतिक रूप से मजबूत हमारा जो राष्ट्र है इसके सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी दुनिया में लेकर जाना है, क्योंकि भारतीय मूल्य ही वो मूल्य हैं जो पूरी दुनिया और पूरी धरती के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इन सब तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए रिफॉर्म के जितने एजेंडे हैं उन सब पर मोदी जी काम करना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी में से एक है। इसलिए हम आप सब